देखिए आबकारी अधिनियम शुरू करेंगे आज। आबकारी जो अधिनियम है इसका अधिनियम क्रमांक 2 है। ठीक है, ये याद रखना है। अधिनियम क्रमांक कितना है इसका? 2। 1915 का अधिनियम क्रमांक इसका 2 है। ठीक है, इसका जो प्रवर्तन है संपूर्ण जो है मध्य प्रदेश पर इसका जो है प्रवर्तन है। संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ये क्या है? लागू होता है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका प्रवर्तन है और प्रवर्तन तिथि जो है इसकी 1 जनवरी 1959 है, 1959। ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो है इसकी जो है परिभाषाएं देखेंगे हम। धारा 2 में जो है इसकी परिभाषाएं दे रखी है। सेक्शन 2 में परिभाषाएं है इसकी। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या दे रखी है? परिभाषाएं। सबसे पहली जो परिभाषा है इसकी 2.1 में जो है बियर की परिभाषा दे रखी है। बियर क्या होती है? सबसे पहली परिभाषा इसकी क्या की दे रखी है? बियर की। तो बियर में आपको याद रखना है इसमें केवल कि क्या क्या आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल, ये इनकी प्रकार होते हैं। इसके अलावा स्काउट, एल स्काउट, पोर्टर, एवं समस्त किण्वित मदिराएं। समस्त किण्वित किण्वित मदिराएं। ठीक है, तो समस्त किण्वित जो मदिराएं हैं इसमें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एल स्काउट, पोर्टर और समस्त किण्वित मदिराएं जो थप माल्ट से बनी हो या जो माल्ट से बनी हो, सीधा लिख सकते हैं। थब्य या माल्ट एक ही बात होती है। थब्य भी, थब्य को माल्ट ही बोलते हैं। माल्ट से बनी हो। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें आपको कि बियर के अंतर्गत आपका एल स्काउट, ये याद ही करना पड़ेगी आपको, है ना? क्या 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 आता है? ये प्रकार है एल स्काउट, पोर्टर और समस्त किण्वित मदिराएं जो थब्य माल्ट से बनी हो। ठीक है, इनकी प्रोसेस होती है, जो सभी जानते हैं कि भी इनको सड़ा गला के जो है कई प्रकार के अनाज होते हैं उनसे बनती है ना? बियर मोस्टली जो है आपकी जौ से बनती है है ना? हालांकि कई चीजों से और से बनने लगी है तो उनसे बनती है। तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी बियर कहलाती है। शराब का ही एक प्रकार होती है बियर, है ना? बियर भी क्या है? शराब का एक प्रकार है। ठीक, तो बियर की परिभाषा 2.1 में दे रखी है और इसमें क्या है? एल स्काउट, पोर्टर। ये याद रखना है आपको, एल स्काउट, पोर्टर और समस्त किण्वित मदिराएं। किण्वित मतलब जिनको फर्मेंटेट किया जाता है, सड़ाया जाता है, उसके बाद जो माल्ट बनता है उससे जो उसका रस निकाला जाता है वो उससे जो है क्या बनती है? बियर बनती है। ठीक, इसके बाद 2.2 में जो है बोतल भरने को परिभाषित किया गया है। 2.2 में क्या है? आपका बोतलें भरना। बोतलें भरना, बोतलें भरना। तो बोतलें भरने का अर्थ है विक्रय के प्रयोजन के लिए। किसके प्रयोजन के लिए? विक्रय के प्रयोजन के लिए। विक्रय के प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए विक्रय के प्रयोजनों के लिए मदिरा को, हिंदी शब्द है मदिरा, शराब को मदिरा, मदिरा को पीपे, इसके अलावा पात्र, घड़े, कुप्पी,
ये सब शब्द याद रखना है, कुप्पी आदि द्वारा अन्न पात्र में, द्वारा अन्य पात्र में अंतरित करना, मतलब ट्रांसफर करना एक पात्र से दूसरे पात्र में, चाहे आप उसको जो है पीपे के माध्यम से करें, चाहे जो है आप उसको घट पात्र, कोई अन्य पात्र भी हो सकता है, घड़े में भरी हो सकती है, कुप्पी आदि के माध्यम से करते हैं। किसी एक पात्र से कुल मिला के दूसरे पात्र में जो है उसको ट्रांसफर करना, किसी भी माध्यम से अगर आप करते हैं तो जो क्या है ये बोतलें भरने के अंतर्गत आता है। इसमें बोतलों का पुनः भरना भी आता है, इसमें याद रखें, इसमें बोतलों का पुनः भरना भी आता है, मतलब एक बार खाली हुई उसके बाद दोबारा भरना, पुनः भरना भी शामिल है। तो बोतलों का पुनः भरना भी जो है बोतल भरने में शामिल है, ये याद रखना है। बोतलें भरने में जो है विक्रय के प्रयोजन, ये इंपॉर्टेंट है, किस प्रयोजन से भरते हैं बोतलें, विक्रय के प्रयोजन से, तो ये याद रखेंगे विक्रय के प्रयोजन से भरते हैं। नॉर्मली आप भरने तो उनको बोतल भरना नहीं कहते, यहाँ केवल विक्रय के प्रयोजन की ये बात कह रहा है कि विक्रय के प्रयोजन के लिए अगर मदिरा को एक पात्र से दूसरे पात्र में भरा जाता है, चाहे वो पीपे के माध्यम से हो, पीपे तो आप जानते हैं जो अपन घर पे तेल वगैरह भरते हैं वो लगाते हैं उसको पीपे कहते हैं, पात्र हो सकता है, घड़ा हो सकता है, कुप्पी भी होती है, कुप्पी पे और कुप्पी एक ही चीज होती है, उसी टाइप का जो होता है, या कोई कुप्पी पीपे की टाइप का, मतलब जिससे अपन ट्रांसफर करते हैं लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान, कुप्पी आदि के द्वारा जो है अन्य पात्र में अंतरित करना, एक पात्र से कुल मिला के दूसरे पात्र में अंतरित करना जो है बोतल भरने के अंतर्गत आता है। और बोतलों को पुनः भरना भी, ये भी याद रखना है आपको कि बोतलों को पुनः भरना भी जो है इसमें शामिल है, बोतल भरने में ही जो है आता है। ठीक, इसके बाद आता है तीन, दो तीन में जो है आपकी मुख्य आगम प्राधिकारी की जो है परिभाषा दी रखी है, मुख्य आगम प्राधिकारी, मुख्य आगम प्राधिकारी, हालांकि ये जो परिभाषा है इसमें कोई खास नहीं है। मुख्य आगम प्राधिकारी कौन है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया गया, सीधा इसमें लिखना है जो राज्य सरकार द्वारा, सरकार द्वारा, सीधा लिख देते हैं अपन घोषित, ठीक है, बस इतना पर्याप्त है याद रखने के लिए। तो जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के रूप में, इस अधिनियम के लिए क्या घोषित किया गया हो, मुख्य आगम प्राधिकारी, तो ऐसा प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया हो वो कौन कहलाएगा, मुख्य आगम प्राधिकारी, किसके लिए, इस अधिनियम के लिए, ठीक है। तो सीधा लिख लेंगे अपन जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है, किस लिए, इस अधिनियम के लिए, मुख्य आगम प्राधिकारी के ऊपर, ऊपर लिखा ही है इसीलिए इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो रोज जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है मुख्य आगम प्राधिकारी के रूप में, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, मुख्य आगम प्राधिकारी कहलाएगा। इसके बाद दो चार में जो है आपका मदिरापान गृह की जो है परिभाषा दी गई है, सामान्य मदिरापान गृह, सामान्य मदिरा पान गृह, मदिरापान गृह का मतलब है कि जहां लोग बैठ के शराब आदि का सेवन करते हैं, वैसा स्थान, वो स्थान जहां पर जो लोग हैं शराब आदि या कह लीजिए मदिरा आदि का जो है सेवन करते हैं, ऐसे स्थान को सामान्य मदिरापान गृह कहते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा है, कोई वह स्थान जहां मदिरा का पीना, ऐसे स्थान का स्वामित्व, तो मदिरा का पीने वाला स्थान कुल मिला के जहां लोग बैठ के क्या करते हैं, मदिरा पीते हैं, मदिरा का पीना, ठीक है, ऐसा स्थान जहां लोग क्या करते हैं, मदिरा पीते हैं। आगे लिखा है इसमें स्वामित्व, सीधा लिख देते हैं स्वामी, या तो जो जिस जगह है वो स्वामी हो सकता है, या अधिभोगी हो सकता है उसका, अधिभोगी, अधिभोगी, या उसका नियंत्रक हो सकता है जो उसका नियंत्रण करता है, नियंत्रक, नियंत्रक लिख दिया आपने, जो उसका मैनेजमेंट करता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। स्वामित्व रखने वाला उसका अधिभोगी,
उसका उपयोग करने वाला या उसे चलाने वाला। ठीक है, उसका उपयोग या चलाने वाला, नियंत्रक लिख दिया तो उपयोग और चलाने वाला लिख देते हैं। उपयोग, उसका उपयोग या चलाने वाला या चलाने वाले आ जाएगा। या उसकी देखरेख करने वाला या उसकी देखरेख करने वाले के अभिलाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इससे नहीं केवल इतना ही बनेगा कि सामान्य मदिरापान गृह की परिभाषा कहाँ है, 2-4 में। सामान्य मदिरापान गृह का अर्थ सीधा सीधा है कि ऐसा स्थल जहाँ पे बैठ के लोग जो है शराब आदि या मदिरा आदि का सेवन करते हैं। अब वो सेवन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको बैठा के शराब पिला रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उसका स्वामी है जिसकी वो जगह है, वो अपने लाभ के लिए आपको बैठा के पिला रहा होगा, उसको कोई इसमें लाभ होगा। या कोई अधिभोगी व्यक्ति हो सकता है जो उसका अधिभोगी है, या जो उसका उपयोग करता है, या उसको चलाने वाला व्यक्ति है, वो अपने लाभ के लिए आपको बैठा के शराब पिलाता है। तो ये कह रहा है जो लाभ है उसे, चाहे वो प्रभार चार्ज के रूप में हो, प्रभार के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में हो, चार्ज के रूप में हो या दी गई मदपान की सुविधाओं के रूप में हो। चार्ज के रूप में भी हो सकता है या मदिरा पान की सुविधाओं के रूप में, मदिरा पान की सुविधा के रूप में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बैठाने के लिए पैसे लेता है कि भैया आके बैठिए, यहाँ जो भी आप पिएंगे उसका जो भी जैसे घंटे के हिसाब से लोग चार्ज लेते हैं ना जगह पे बैठने के, उस तरीके से भी चार्ज ले सकता है। या फिर मदिरा पान की सुविधा के रूप में भी हो सकता है। सुविधा के रूप में ऐसा होता है कि कई जो लोग आपकी ये चलाते हैं दुकानें वगैरह, जो शराब के जिनके ठेके वगैरह होते हैं, वो लोग सुविधा देते हैं कि भैया हमारे यहाँ सुविधा भी है, यहाँ से खरीदो और आराम से बैठ के पियो, उसका कोई बोले चार्ज नहीं है, आप बैठ के पीजिए। तो ऐसी सुविधाएं भी देते हैं मदिरा पान बैठ के पीने की। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उनका बिजनेस बढ़ता है। आदमी को पता है कि भैया वो दुकान बढ़िया, वो ठेका बढ़िया, वो बैठाने की भी बोले व्यवस्था है, शराबी लोग देखते हैं ना, तो वहां आराम से जाके पी लेते हैं। तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे वो चार्ज के रूप में लेता हो, आपसे पैसे लेता हो बैठने के, या फिर जो है केवल सुविधा के रूप में होता है। तो सुविधा के रूप में दुकानदार भी कर लेते हैं और कुछ लोग नॉर्मली भी कर लेते हैं। इसमें कई तरीके का होता है, आपको बैठ के पीजिए, कई लोग चार्ज नहीं लेते आपसे, केवल सुविधा बोले आप बैठ के पीजिए बस। उनका एक तो दुकानदार कर देते हैं इस तरीके की व्यवस्था, दूसरा कुछ और लोग भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ बैठ के पीजिए बस, उनको पता है कि जब आदमी शराब पिएगा तो कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो वो उस सेल से कमा लेते हैं। तो इस तरीके की भी सुविधा देते हैं। तो कुल मिला के किसी भी तरीके की सुविधा देते हैं वो लोग, चाहे चार्ज के रूप में देते हो या मदिरा पान बैठा के पिलाते हैं, इस तरीके से लेते हो, तो इसको सामान्य मदिरा पान गृह कहते हैं। ठीक है, अब आपकी आती है 2-5, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 2-5 जो परिभाषा है, बी प्रकृत या डिनेचर की परिभाषा है। इंग्लिश इसका याद रखेंगे, डिनेचर, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद रखना है। डिनेचर, दिनचर्या का अर्थ होता है मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा। इसका बस इतना याद रखना है, दिनचर्या का मतलब है मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा, अनुपयुक्त। मतलब ऐसी मदिरा जो मानव के पीने लायक नहीं बची है। ठीक है, इस प्रकार की मदिरा को बोलते हैं दिनेचर मदिरा। ठीक है, इसमें लिखा है दिनेचर से अभिप्रेत मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। तो इस
प्रकार से अनुपयुक्त बना देना, मतलब जैसे जो सरकार, राज्य सरकार ने जो आपका जो है किसी भी शराब के लिए जो है क्या कहते हैं उसको रीति वगैरह जो है तय की है, या जो पैमाने वगैरह तय किए हैं शराब के, उसके अलावा मान लो इस प्रकार की बन जाती है कि अब वो जो है मानवीय उपयोग के लायक नहीं रह गई है, तो ऐसी शराब इसके अंतर्गत आती है। तो सीधा सीधा आपको इसमें याद रखना है कि ऐसी शराब, विनेचर का मतलब ऐसी शराब है जो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, या कह लीजिए मिलावटी शराब कह सकते हैं उसको, जो मिलावटी है और जो पैमाने सरकार ने तय कर रखे हैं, राज्य ही सरकार आएगा इसमें पूरे में, तो जो सरकार ने जो पैमाने तय कर रखे हैं उस पैमाने के अनुकूल नहीं रह गई ये शराब, या कह लीजिए पीने लायक अब जो है नहीं रह गई, ये मानवीय उपयोग के लिए जो है अनुपयुक्त हो गई है, तो ऐसी शराब जो है क्या कहलाती है, डेनेचर कहलाती है। तो सीधा याद रखें कि ऐसी शराब जो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई है वो डेनेचर के अंतर्गत आती है। ठीक है, मिलावटी भी कह सकते हैं, तो जो मानवीय उपयोग के लायक अब नहीं रह गई। अब आता है आबकारी कर योग्य वस्तु, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी 2(6), ये कहता है आबकारी कर योग्य वस्तु में शामिल है, आबकारी कर योग्य वस्तु। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आबकारी जो है किन किन चीजों पे जो है आबकारी जो है कर कह सकते हैं, जिसको टैक्स कह सकते हैं, वो वसूला जा सकता है। आबकारी कर कह लीजिए कि किन किन चीजों पे जो है आपका आबकारी कर जो है इस अधिनियम के तहत जो है वसूला जा सकता है। तो पहला आपको याद रखना है एबीसी कर लीजिए, या 1 2 3 जैसा आपको लिखना हो, ठीक है, आप 1 2 3 करें, आप एबीसी कर सकते हो, एबीसी में दे रखा है वैसे। तो एल्कोहलीय मदरा, कोई भी मानवीय उपयोग के लिए एल्कोहलीय मदरा, मतलब ऐसी मदरा जिसमें अल्कोहल हो, उसके उस मदरा पे जो है इस अधिनियम के तहत क्या वसूला जा सकता है, कर या टैक्स वसूला जा सकता है। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है मादक औषधि, ये इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें गलत करते हैं। मादक औषधि, अगर कोई मादक औषधि है तो उस पर भी जो है, मादक मतलब जिसमें नशा होता है, जिसमें नशा है, ऐसी कोई औषधि जिसमें नशा है, तो वो भी जो है आपका आबकारी विधि के अंतर्गत जो है टैक्स के अनुकूल है, मतलब उस पर भी जो है कर वसूला जा सकता है। इसके अलावा कहता है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी एनडीपीएस जो है एक्ट, सीधा लिखेंगे अपन एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट का कौन सा जो है, इसमें लिखा है धारा 2 का सेक्शन 2 का जो खंड है 15, सेक्शन यानी कि धारा 2 का खंड 15 और के अंतर्गत अफीम, इसके अलावा है और सेक्शन 2(18), सेक्शन 2(18) के अधीन है पॉपी स्ट्रॉ, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो है, ये भी जो है आपके जो है आबकारी विधि के अंतर्गत जो है इन पर भी कर वसूला जा सकता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा इसीलिए है कि यहाँ पे लोग गलत करते हैं ये 2 में, ठीक है, उनको लगता है एनडीपीएस के तहत, एनडीपीएस के तहत तो है ही, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है आबकारी विभाग, कह लीजिए आबकारी जो विधि के है उसके अनुसार इन पर भी जो है टैक्स वसूला जा सकता है, अगर वो एनडीपीएस की जो है 15 और 18 के अधीन आते हैं, या कह लीजिए अफीम और पॉपिस्ट्रा है, तो अफीम की खेती पे आबकारी वाले जो है आपसे टैक्स वसूल सकते हैं। ये मान लो आप अफीम हो या पॉपिस्ट्रा है, तो इस पर भी जो है आबकारी विभाग का पावर है, वो आपसे जो है इस पर भी टैक्स वसूल सकते हैं, कर वसूले जा सकते हैं, अगर इस तरीके की अनुमति दी जाती है। तो ये मान लो कि ये किसके अंतर्गत है, ये भी आपके आबकारी विभाग के अंतर्गत है, ठीक है, अफीम और आपका पॉपिस्ट्रा, ये 2 याद रखना है। या मादक औषधि, कोई मादक औषधि है तो उस पर भी जो है आपका आबकारी विभाग कह लीजिए वो आपसे टैक्स वसूल सकता है, ठीक है, या कह लीजिए सीधा सीधा कह लीजिए स्टेट गवर्नमेंट आपका इस पर टैक्स जो है वसूल सकती है आबकारी विभाग के माध्यम से।
जो टैक्स जाता है वो कहाँ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर भी जो है आपका टैक्स ले सकती है, वसूल सकती है। इसके बाद आता है आपका 6A और जुड़ा है, धारा 2, 6 और उसका ए, ये भी जुड़ा है एक नया, आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क। आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क। आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क जो है इसमें जुड़ा है। ये कहता है आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क से अभिप्रेत है यथास्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है। तो सीधा लिख लेंगे संविधान की कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, सूची 2 की प्रविष्टि सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है। ये आपको इतने याद रखना, वर्णित। 7वीं अनुसूची संविधान की काय से संबंधित? केंद्र राज्य संबंधों से, है ना। उसी में कह रहा है कि ये बटा हुआ है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है। आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क कौन सा है? जो संविधान की 7वीं अनुसूची, ये याद करना है आपको। संविधान की कौन सी, ये तो याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं। 7वीं अनुसूची पूछा जा सकता है कि आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की भी कौन सी सूची? दूसरी। और दूसरी की भी प्रविष्टि कितने पे है? प्रविष्टि 51 पे है। 51 पे जो है नंबर पे जो है ये वर्णित है। तो ये याद करना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 7 में जो है 2-7 कह रहे हैं, 2-7 में जो है आपका आबकारी अधिकारी को जो है परिभाषित किया गया है। आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी जो है कौन है? ये कहता है कलेक्टर या ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसकी नियुक्ति धारा 7 के अधीन की जाती है। आबकारी अधिकारी में कौन शामिल है? कलेक्टर या ऐसा अधिकारी जिसकी नियुक्ति धारा 7 के अधीन की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि कलेक्टर तो है ही आबकारी अधिकारी, इसके अलावा अगर कोई अलग से धारा 7 के अधीन कोई जो है आबकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो वो, अगर मान लो धारा 7 के अधीन किसी आबकारी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता, तो वो कलेक्टर तो है ही। कलेक्टर तो परमानेंट है ही आबकारी अधिकारी, लेकिन अगर धारा 7 के अधीन नियुक्त कर दिया जाता है किसी आबकारी अधिकारी को, तो फिर वो आबकारी अधिकारी माना जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी जगह नियुक्ति नहीं है, तो फिर कलेक्टर तो आबकारी अधिकारी है ही, ठीक है। तो याद रखेंगे कलेक्टर या फिर ऐसा अधिकारी जिसकी नियुक्ति धारा 7 के अधीन की जाती है। सीधा सीधा है कि मान लीजिए जहाँ किसी आबकारी अधिकारी की धारा 7 के अधीन अगर नियुक्ति नहीं की गई है, तो उन मामलों में मान लीजिए कलेक्टर जो है आबकारी अधिकारी माना जाएगा। और अगर स्पेशली धारा 7 के अधीन आबकारी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है, तो फिर धारा 7 के अधीन जो अधिकारी नियुक्त है उसी को जो है आबकारी अधिकारी मानेंगे, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों याद रखना है कि आबकारी अधिकारी में कौन है? कलेक्टर या ऐसा अधिकारी जिसकी नियुक्ति धारा 7 के अधीन की जाती है, ठीक। इसके बाद जो है आपकी धारा धारा तो खैर 2 ही चल रही है, उसका 8वां, 8वें में जो है आपका बताया गया है आबकारी राजस्व। आबकारी राजस्व
तो आबकारी राजस्व जो है, तो आबकारी राजस्व से अभिप्रेत है वह राजस्व जो इस अधिनियम के या मदिरा अथवा मादक औषधि के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अधिरोपित किए गए, आदेशित किए गए या तय पाए गए किसी शुल्क, कर, फीस, शास्ति, संदाय, किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए जुर्माने को छोड़कर या अधिहरण से व्युत्पन्न होता है या व्युत्पन्न होने योग्य हो। तो आबकारी राजस्व का अर्थ यहाँ क्या लगाया गया है कि जो इस अधिनियम के अधीन, कुल मिला के जो इस अधिनियम के अधीन मदिराओं पे जो भी टैक्स लगाया जाता है वो इसमें आता है। इसके अलावा सीधी सी बात है, मदिरा सीधा लिखेंगे अपन इसमें, मदिरा पर अधिरोपित क्या क्या अधिरोपित है? शुल्क, कर, फीस, शास्ति, कोई फीस हो सकती है या कोई शास्ति हो सकती है, ठीक है, शास्ति का संदाय, ठीक है, संदाय या अधिहरण से व्युत्पन्न या अधिहरण से प्राप्त राशि, अधिहरण हरण से प्राप्त, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक चीज याद रखना कि मदिरा पर अधिरोपित, चाहे वो शुल्क हो, चाहे वो कर के रूप में हो, चाहे वो फीस के रूप में हो, चाहे वो शास्ति के रूप में, चाहे वो जब्ती जब होती है उसके अधिहरण से जो रकम प्राप्त होती है उस रूप में हो, वो सब आबकारी राजस्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना इसमें नहीं आता। लेकिन लगा के लिख सकते हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना शामिल नहीं, ठीक है। ये याद रखना कि जो न्यायालय लगाएगा वो शामिल नहीं है इसमें। बाकी किसी भी तरीके से जो आबकारी कर योग्य जो वस्तुएं हैं, जैसे कि जो भी मदिरा है उस पर जो भी टैक्स लगता है, जो भी शुल्क लगता है, जो भी कर लगता है या जब्ती होती है, उससे जो भी रकम प्राप्त होती है वो आबकारी राजस्व में आती है। बस इतना याद रखना है कि जो न्यायालय द्वारा लगाया जाता है, इस अधिनियम के तहत जो न्यायालय जुर्माना वगैरह लगाता है वो इसमें जो है शामिल नहीं है। इतना याद रखना है आपको कि न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना जो है आबकारी जो है राजस्व में शामिल नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 2 का 9, 9 क्या कहता है? 9 आपका कहता है निर्यात। 9 में जो है आपका निर्यात की जो है परिभाषा दे रखी है। निर्यात का क्या अर्थ है? निर्यात से अभिप्रेत केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के पार ना होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना। तो ये क्या कह रहा है? निर्यात का अर्थ क्या है? देखिए दो शब्द आएंगे इसमें, एक आयात आएगा और एक जो है निर्यात आएगा। निर्यात में लिखा है निर्यात से अभिप्रेत केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क, तो इसमें परिभाषित जो जैसा केंद्र सरकार ने किया हो निर्यात के लिए उसके हिसाब से किस अधिनियम में सीमा शुल्क सीमा शुल्क सीमांत के आर पार ना होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना। अन्य प्रकार से सीधे लिखेंगे, अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना, के बाहर ले जाना, कुल मिला के राज्य के बाहर ले जाना, किसी भी तरीके से जो है अन्य प्रकार से जो है राज्य के बाहर ले जाना क्या कहलाएगा? निर्यात। निर्यात का मतलब होता है भेजना, आयात का मतलब होता है मंगाना। उसी की परिभाषा कह रहा है कि अन्य प्रकार से जो है राज्य के बाहर ले जाना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। आयात की परिभाषा जो है आपकी 10 में दे रखी, 9 10 में नहीं 11 में दे रखी, 10वां खत्म है, 11 है, 10वां निश्चित है। 11 में जो है आपकी आयात की परिभाषा दे रखी। आयात मतलब मंगाना, ये निर्यात था भेजना और आयात मतलब मंगाना। इसमें हालांकि कोई खास नहीं है ये परिभाषा है। आयात वाक्यांश में लिखा, वाक्यांश भारत में आयात के सेवाएं से अभिप्रेत है केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर अन्य प्रकार से राज्य के भीतर लाना। सीधा लिखेंगे अन्य प्रकार से राज्य के भीतर लाना, ठीक है।
अन्य प्रकार से जो है राज्य के भीतर जो है लाना आता है। इसकी जो आयात निर्यात कैसे होगा ये सब केंद्र सरकार तय कर दी, कि किसको आयात कहेंगे। तो उनके अलावा जो है अन्य प्रकार से जो लाया जाता है, इसका मतलब क्या है, आयात और निर्यात अन्य प्रकार से लाया जाता है। निर्यात आयात ये लिखा है, देखिए ऊपर पढ़ा है इसमें था, केंद्र सरकार द्वारा यथा प्रभाव से सीमा शुल्क सीमांत के आर पार ना होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर लाना। इसका क्या मतलब है अन्य प्रकार से राज्य के बाहर, मतलब जैसे सरकार ने तय किया उससे अन्यथा की बात कह रहा है ये। गलत तरीके से एक तरीके से अंदर लाना और एक तरीके से गलत तरीके से उसे ले जाना, मतलब जो सरकार की पॉलिसी है उसके अलावा लाना और ले जाने की बात कह रहा है ये, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कई लोग कि शराब की भी तस्करी होती, उसी तरीके की आयात निर्यात की ये बात कर रहा है कि अन्यथा अन्य तरीके से जैसे सरकार ने तय कर रखा उससे भिन्न तरीकों से अगर शराब को लाया ले जाया जाता है तो उसके आयात निर्यात की ये जो है बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कई लोग जानते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में बोले शराब महंगी है, यूपी में सस्ती है, तो यूपी से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है शराब की। अब जो बॉर्डर पे लगे जो होते हैं वहां से हो रही है ब्लैक मार्केटिंग, तो उस प्रकार के जो अन्यथा जो आयात निर्यात हो रहे हैं उसकी बात कह रहा है। ठीक ठीक है, जो सरकार के थ्रू होते हैं उसके आयात निर्यात की बात नहीं कह रहा है, अन्यथा जो आयात निर्यात होते हैं, गलत तरीके से जो आयात निर्यात होते हैं उसकी बात कह रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, 11A सेक्शन जो है 2 का 11A। 11A क्या कहता है, 11A कहता है मादक द्रव्य। मादक द्रव्य मतलब लिक्विड की बात कह रहा है, मादक द्रव्य। मादक द्रव्य से अभिप्रेत कोई भी मदरा या मादक औषधि, सिंपल, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हालांकि छोटी सी है, मदरा या मादक औषधि, मदरा या मादक औषधि, मदरा या मादक औषधि जो लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में जो हो। तो मादक द्रव्य का मतलब है कोई भी मदरा या कोई मादक औषधि जिसमें मदसार हो। मादक औषधि का मतलब होता है जिसमें मदसार हो, नशा हो, ऐसी कोई औषधि, ठीक है। तो वो इसके अंतर्गत आती, मदरा तो आती ही आती, कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा जो मादक औषधि है वो भी इसके अंतर्गत जो है आती है, जिसमें जो है आपका मद होता है, नशा होता है, वो इसके अंतर्गत आती है, मादक औषधि के अंतर्गत, सॉरी मादक द्रव्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 12 में मादक औषधि से अभिप्रेत है। अब ये बताया कि जो मादक औषधि क्या होती है, अभी तो यहाँ लिख दिया मादक औषधि। अब जो है 12 में बताया गया है कि मादक औषधि है क्या। मादक औषधि, ये आपको याद रखना है कि मादक औषधि में क्या क्या शामिल है, ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी मादक औषधि की। मादक औषधि में शामिल है भारतीय भांग के पौधे, भारतीय भांग के पौधे, ये याद रखना है आपको, भारतीय भांग के पौधे। इसका जो है बॉटनिकल नेम भी याद रखना है, क्या नाम है, सेटाइवाल। जिसका बॉटनिकल नाम है कैनाबिस सेटाइवाल या सेटाइवाल लिख दिया, कुछ भी नहीं, सेटियाइवाल लिखा है तो सेटाइवाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैना कुल मिला के इसका बॉटनिकल नाम जो है आपको याद रखना है, भारतीय भांग के पौधे के कैनाबिस सेटाइवाल। पत्तियां, इसकी पत्तियां, पत्तियां, इसके अलावा इसके जो है डंठल फूल, डंठल फूल एवं भांग, सिद्धि, गांजा एवं, ये भी इंपॉर्टेंट है, भांग, ये याद रखना आपको, भांग, सिद्धि, ये सब प्रकार है इनके, सिद्धि
और गांजा। ठीक है, इसका मतलब दो चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, मादक औषधि यानी कि जो अपन ने अफीम पढ़ा, वो भी राज्य सरकार स्टेट का विषय हो गया। इससे कंफर्म हो गया ना कि वो भी स्टेट का विषय हो गया, वहां भी टैक्स वसूलती है। यहाँ गांजा आ गया, तो ये भी, तो भांग और गांजा दो चीजें स्टेट के अंडर में आ गई हैं, है ना, क्योंकि मादक औषधि में यहाँ गांजा भी आ रहा है। ठीक, तो दो चीजें स्टेट की बारे आप जानते भी, वैसे भी अपने यहाँ जो है अफीम और गांजे की खेती होती भी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय हो गया। ठीक है, तो याद रखें, इसमें इसी एक्ट में क्लियर हो जाता है आपको कि जो है आपका अफीम और गांजा जो है स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि भी मादक औषधि में तो भारतीय भांग के जो है पौधे हैं वो इसमें आते हैं, चाहे उसका पत्ती हो, चाहे उसका डंठल हो, चाहे उसका फूल हो। इसके अलावा भांग जो है होती है वो भी आती है, सिद्धि और गांजा ये भी जो है आपके मादक जो है औषधि में शामिल है। दूसरा, जो पहला हो गया, इसमें दूसरा है मादक औषधि का मिश्रण या पेय। मादक औषधि का मिश्रण या पेय। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी मिश्रण आपने बनाया है मादक औषधि से, मतलब मिश्रण, आजकल एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ना, कई तरीके के नशे को बढ़ाने के लिए जो मिश्रण करते हैं, एक दो तीन चीजें मिला के जो है और भी ज्यादा हैवी नशा बनाया जाता है, वो वाली चीजें आ जाती हैं। या फिर ऐसा कोई पेय, मतलब पेय मतलब जो पिया जा सकता है, मिश्रण जो हो सकता है किसी भी रूप में हो सकता है, और पेय, तो मिश्रण और पेय दोनों आते हैं, मिश्रण भी आता है और पेय भी है, या फिर पेय के रूप में हो सकता है या मिश्रण के रूप में हो सकता है। ठीक है, मिश्रण मतलब दो से अधिक चीजों को जब मिला देते हैं तो वो मिश्रण कहलाती है। पेय मतलब लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण या पेय जो है आपकी जो है मादक औषधि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तीसरा है आपका मादक या स्वापक वस्तु जिसे राज्य सरकार घोषित करे। कोई मादक या स्वापक वस्तु जिसे राज्य सरकार घोषित करे, जिसे राज्य सरकार घोषित करे, मतलब राज्य सरकार घोषित करे वो तो आते ही आते हैं। ये सिंपल लास्ट का है, कोई भी मादक या स्वापक वस्तु हो सकती है जिसको राज्य सरकार ने जो है आपका मादक औषधि घोषित कर रखा हो, वो भी जो है इसकी परिभाषा में आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका दोबारा मादक औषधि से। ठीक है, और एक और चीज लिखा है इसमें नीचे, जो नार्कोटिक्स यानी एनडीपीएस जो एक्ट है उसकी परिभाषा में स्वापक औषधि ना हो। ये आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जो एनडीपीएस एक्ट के तहत स्वापक औषधि ना हो। ठीक है, इनको छोड़ के एनडीपीएस एक्ट में नहीं आना चाहिए ऐसी स्वापक औषधि, उनके अलावा अन्य जो है वो जो है राज्य सरकार घोषित कर सकती है। तो जो एनडीपीएस एक्ट के कुल मिला के विषय वस्तु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत स्वापक औषधि ना हो, उसके अलावा जो भी है मादक है या स्वापक वस्तु है जिसे जो है राज्य सरकार क्या कर सकती है, स्वापक जो है जो आपकी मादक जो है औषधि के रूप में घोषित कर सकती है। तो परंतु में लिख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी जो है आपका महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है 213 में जो है आपकी मदिरा की जो है परिभाषा दे रखी है। 213 में चाय की परिभाषा दे रखी है मदिरा। मदिरा का एक्ट है तो मदिरा की परिभाषा तो जरूरी होती ही है, और याद भी करना है कि कहाँ है मदिरा, क्योंकि तो पूरा एक्ट ही मदिरा का है। तो अब आपको पता, तो अगर मदिरा ही नहीं पता तो फिर क्या पता। तो याद रखें कि 213 में जो है आपकी मदिरा को जो है शामिल किया गया है, या कह लो परिभाषित किया गया है। तो मादक मदिरा, मदिरा में क्या क्या शामिल है, मादक मदिरा, इसमें याद रखना है मादक मदिरा। देखिए, मादक एक हिंदी शब्द है। ठीक है, मादक मतलब जिसमें नशा हो, सीधी सी बात है, मदसार कहते हैं जिसको, जिसमें नशा हो। तो मादक मदिरा, स्पिरिट वाइन,
वाइन, ठीक है, स्प्रिट वाइन भी आता है इसमें। इसके अलावा स्प्रिट भी आता है अलग से, स्प्रिट अकेला स्प्रिट आता है। शराब आती है, मतलब जितने भी शराब के प्रकार या कह लीजिए मदिरा के जितने भी प्रकार हैं, शराब आती है। ताड़ी आती है आपकी, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ताड़ी, ताड़ी ताड़ वृक्ष से निकालने वाला रस हो, ताड़ वृक्ष का रस को ताड़ी कहते हैं, ठीक है। बियर, ये शराब के या कह लीजिए मदिरा के प्रकार हैं सब, बियर, ठीक है। इसके अलावा समस्त तरल पदार्थ, समस्त तरल पदार्थ जिसमें अल्कोहल हो, जिसमें अल्कोहल जिसमें अल्कोहल हो एवं अन्य पदार्थ जो राज्य सरकार घोषित करे। इसके एवं अन्य पदार्थ, एवं अन्य पदार्थ जो राज्य सरकार घोषित करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी सिंपल है कि भैया जितनी भी मदिराएं होती हैं, मदिरा के जितने भी प्रकार होते हैं, चाहे वो आपका स्पिरिट के रूप में हो, स्पिरिट वाइन हो, या स्पिरिट हो, या फिर शराब हो, या फिर ताड़ी हो, या फिर बियर हो, ठीक, ये तो कोई कॉमन है। सीधा सीधा याद रखना है कि जिसमें अल्कोहल हो, ऐसा कोई भी तरल जिसमें अल्कोहल हो, ये सबसे जरूरी चीज है कि जिसमें अल्कोहल हो वो सब मदिरा की परिभाषा में आती है। कोई भी लिक्विड जिसमें अल्कोहल हो वो मदिरा की परिभाषा में आता है। तो चाहे वो शराब के रूप में हो, चाहे वो ताड़ी के रूप में हो, चाहे वो स्पिरिट के रूप में हो, चाहे वो वाइन के रूप में हो, है ना। अब ये इनके शराब के प्रकार होते हैं जिनके अल्कोहल की मात्रा के आधार पर जो है इनकी अलग अलग वेराइटी और इनके जो बनने का तरीका होता है उसके आधार पर शराब को अलग अलग जो है नाम दिए जाते हैं। विस्की, बियर, रम, और ये आपका क्या बोलते हैं, वाइन, है ना, ये बियर, ये सब अलग अलग इनके नाम है, वेराइटी के, इनके बनने की प्रोसेस और क्या कहते हैं इनके अल्कोहल की मात्रा, उनके आधार पर जो है इनका नाम दिया जाता है। इसके अलावा अन्य पदार्थ जो राज्य सरकार जो है क्या करे, इन्हें किसी भी अन्य पदार्थ को जो है अगर घोषित कर देती है मदिरा, तो ऐसा पदार्थ भी आता है। तो मदिरा घोषित, कौन सा पदार्थ मदिरा है कि परिभाषा में आएगा या नहीं आएगा, ये राज्य सरकार घोषित कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार जो है घोषित कर सकती है, ये राज्य का विषय होता है। जैसे कि उदाहरण, सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, जैसे कि ये शराब मिलती है दुकानों पे जो ठेके अपने एमपी में जहाँ मिलते हैं, इसके अलावा इन शराबों को सॉफ्ट ड्रिंक भी घोषित कर देती सरकार। दिल्ली में जो है बियर को सॉफ्ट ड्रिंक घोषित कर रखा है ना। दिल्ली में नॉर्मली जो है जो आपकी शराब में जो बियर, केवल बियर, तो जो बियर होती है वो आपको किसी भी होटल होटल कहीं भी मिल जाएगी, चाय की दुकान पे भी मिल जाएगी, क्योंकि उसको सॉफ्ट ड्रिंक मान लिया उन्होंने, कहा ये शराब नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक है। तो दिल्ली में सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में जो है बियर चलती है, ये कहीं भी मिल जाती है। इसके लिए ठेके वेके की या कह लीजिए कोई रजिस्टर्ड दुकान की आवश्यकता नहीं है। कोई ये परचूने दुकान वाले भी रखे रहते हैं अब दिल्ली में, क्योंकि इसको उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक मांगा दिल्ली सरकार ने। हम अपने सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। तो बात ये है कि हाँ, सरकार चाहे तो किसी को भी जो है मदिरा घोषित कर सकती है कि कौन सी मदिरा होगी कौन सी नहीं होगी। तो जो भी राज्य सरकार घोषित करे वो आ सकती है, ठीक है। कौन सा था ये? 13वां। अब जो है 13वें के बाद आता है आपका 14वां, विनिर्माण। ये उसके बनाने की जो है बात कहता है। 14 में है विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण की जो है बात कहता है 14। ये क्या कहता है? ये कहता है विनिर्माण के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम। देखिए विनिर्माण का अर्थ तो आप जानते ही होता है बनाना, किसी भी चीज को बनाना। अ, तो इसमें क्या कह रहा है, विनिर्माण का अर्थ ऐसा ही नहीं है कि प्राकृतिक हो या कृत्रिम, किसी भी तरीके की प्रक्रिया आती है, चाहे प्राकृतिक रूप से बनाए आप, ये याद रखना है, प्राकृतिक या जो है कृत्रिम। मतलब प्राकृतिक रूप से जैसे कि ताड़ी है, ये प्राकृतिक रूप से बनती है, ये मानवीय रूप से केवल इसमें रस निकाला जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो केवल वो आपकी जो है प्राकृतिक होती है, उसमें कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं, केवल उसका रस उतार रहे हैं, बाकी वो बनती है अपने आप है। तो चाहे वो प्राकृतिक रूप से बनाई जाए
रूप से। कृत्रिम रूप से जो आपकी डिस्टिलरियों में बनती है ना, फैक्ट्रियों में, जो शराब की फैक्ट्री जो होती है, डिस्टिलरी कहते हैं जिनको, उनमें जो बनती है वो कृत्रिम रूप से बनती है। तो चाहे प्राकृतिक रूप से बनाई जाए, जैसे पेड़ पे टांग के बना रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से हो सकती है, और ये कृत्रिम रूप से जो मानव जो है द्वारा जो है बनाई जाती है, आती है। इसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया जाता है और इसके अंतर्गत पुनः आशवन करके तथा मदिरा का परिशोधन करके सुस्वादु बनाने, सम्मिश्रण करने या उसे रंग देने की प्रक्रिया भी आती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से हो सकती है या कृत्रिम रूप से हो सकती है। प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किसी भी मदिरा का निर्माण, मदिरा का निर्माण आपको याद रखना कि चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे कृत्रिम रूप से हो, किसी भी मदिरा का जो है निर्माण करना, इसके अंतर्गत पुनः आसवन करना मतलब दोबारा से, पुनः आसवन भी आता है। आसवन मतलब जो होता है कि एक भप का जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा, आसवन द्वारा, या उसका परिशोधन करके, परिशोधन भी आता है इसमें। अब ये क्यों आता है ये मैं अभी बताता हूँ। परिशोधन, इसके अलावा जो है आपका उसको सुस्वादु बनाना, मिश्रण डालना, उसका टेस्ट कहते हैं सुस्वादु, मतलब उसको टेस्ट बनाना, सुस्वादु बनाना, बनाना। और एक चीज और है इसमें, सुस्वादु बनाना, बनाने, सम्मिश्रण करने, रंग देने। मिश्रण या रंग सीधा लिख लेते हैं, मिश्रण या जो है रंग, मतलब ये प्रक्रियाएं भी जो है निर्माण में आती हैं। पुनः आशवन भी आता है, परिशोधन भी आता है, सुस्वादु बनाना भी आता है, या मिश्रण देते हैं या रंग देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, कृत्रिम रूप से भी जो है हो सकता है। अब ये ऐसा इसलिए कि सरकार में जो आपकी आप आगे आप पढ़ेंगे कि कोई भी शराब देसी है विदेशी, आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि भाई कोई शराब देसी है कि विदेशी है, वो कौन घोषित करता है, वो राज्य सरकार घोषित करती है कि किसको वो जो है देसी मानेगी और किसको जो है विदेशी मानेगी। अब तो क्या देसी और विदेशी का मतलब ये होता है कि कोई शराब जो विदेश में बन रही वो विदेशी कहलाएगी, जो देश में बन रही है वो देसी, ऐसा कुछ इसका पैमाना नहीं है। चाहे वो देसी शराब हो चाहे वो विदेशी शराब हो, दोनों में एल्कोहल ही होता है, दोनों की प्रक्रिया भी एक ही होती है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, देसी शराब और विदेशी शराब बनाने की कोई अलग प्रोसीजर नहीं होती, प्रोसीजर सेम होता है, सेम ही तरीके से दोनों बनती है। अंतर सरकार अपने हिसाब से तय करती, हालांकि एक्ट में नहीं लिखे हैं, लेकिन इनका अंतर होता है इनकी मटेरियल से, जिन मटेरियलों से बनती है। तो देसी शराब थोड़े लोअर क्वालिटी के मटेरियल से बनती है, वो थोड़े हायर क्वालिटी के मटेरियल से बनती है। अब बात आती है कि विदेशी सरकार जो किसी मदिरा को अगर विदेशी घोषित करती है तो फिर क्या पैमाना होता है, कैसे घोषित कर देती है किसी शराब को विदेशी, जबकि जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपनी शराब बेचती हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग जो भी है कहाँ हो रहा है, भारत में ही हो रहा है। आधे से आधा कंपनियों का जो है भारत में ही हो रहा, विदेश से नहीं आ रही वो बन के, फिर भी सरकार उनको विदेशी कहती है और जो भारत में बनती है उनको देसी कहती है। क्या उसका एक तो उसमें कई पैमाने हैं सरकार के। पहला पैमाना तो उसका मटेरियल है, जिन मटेरियलों से वो बनती है। जो विदेशी शराब होती है थोड़े अच्छे मटेरियल से बनती है, ये थोड़े हल्के मटेरियल से बनती है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है, कोई शराब को सरकार विदेशी घोषित करती है तो उसका रीजन जो होता है कि जो विदेश से सरकार, जो विदेश से जो बन के आती है जो शराब बनती तो इंडिया ही में है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये कह रहा ना परिशोधन, यहाँ उसका परिशोधन होता है। ये शब्द की वजह से मैंने बताया, यहाँ इसका परिशोधन होता है। एक तो जो शराब इंडिया की होती है उसको रिफाइंड भी करते हैं जो लोग, जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो यहाँ जो फैक्ट्री लगाए उसमें उनका जो देसी, कई विदेशी कंपनियां तो देसी शराब से ही खरीदती हैं और उस पर अपना टैग लगा के उसको विदेशी बना के बेचती है, और वो विदेशी कहलाती है। क्यों कहलाती है कि वो लिक्विड जो बनाया जाता है देसी कंपनियों द्वारा, उनसे वो लिक्विड को खरीदा जाता है, कंपनियां उसको वो परिशोधित करती हैं। उसके अलावा जो इनका लिकर होता है, जो मेन जो क्या कहते हैं इनका जो अल्कोहल होता है, उसमें से बड़े कंटेनर में कुछ विदेश से बन के आता है, उसमें इसको मिलाया जाता है। जो आपका देसी शराब होती है ना उसमें इसको मिलाया जाता है थोड़ी मात्रा में, उसको मिलाने के बाद ये शराब क्या कहलाती है, फिर ये शराब जो है विदेशी बन जाती है, इसको वो विदेशी कहते हैं। ठीक है, तो ये उनका पैमाना है शराब को जो है देसी विदेशी घोषित करने का। ये हालांकि इसमें एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन इसी तरीके से जो है शराब घोषित होती है। कोई आपसे कहे विदेश से बन के नहीं आती, यहीं से बन के आती है।
और कई जो लिक्विड जो देसी शराब की जो फैक्ट्रियां हैं, कई कंपनी वाले उन्हीं से डायरेक्ट खरीदते हैं, उसमें अपना जो रिफाइनमेंट करके अपना अल्कोहल मिला करके थोड़ा सा उसमें उसकी जो है अल्कोहल की जो मात्रा होती है, आप जानते हैं शराब, देसी शराब में अल्कोहल की मात्रा कम होती है और विदेशी शराब में थोड़ी ज्यादा होती है, उस तरीके से मिला करके उस शराब को जो है विदेशी शराब घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 2.15, 2.15 कहता है स्थान, स्थान का मैं नहीं लिखा रहा आपको, स्थान बस इतना याद है कि स्थान में आप जानते हैं कि सारी चीजें आती हैं, स्थान में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो भवन हो, चाहे वो गृह हो, भवन हो, दुकान हो, अस्थायी पोस्ट हो यानी बूथ हो, टेम्परेरी, डेरा भी आता है, घेरा स्थल भी आता है, जलयान भी आता है, बेड़ा भी आता है और यान भी आते हैं, ये सब जो है आपके स्थान की परिभाषा में आते हैं। ऐसे ही 2.16 है, ये विक्रय की परिभाषा है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, अगर लिखना है एक जगह हो जाते हैं। विक्रय क्या है? विक्रय के प्रति निर्देश करने वाली अभिव्यक्तियों के अंतर्गत दान के रूप में किए गए अंतरण के अतिरिक्त कोई भी अंतरण आता है, बस इसमें लिख लीजिए विक्रय में दान को छोड़कर, दान को छोड़कर, मतलब शराब भी दान हो जाती है, तो दान को छोड़कर कोई भी अंतरण जो है विक्रय की परिभाषा में आता है। शराब दान हो जाती है, आगे इसको पढ़ेंगे, जो हेरिटेज जो वाइन वगैरह होती है वो दान हो जाती है, उनकी कीमत काफी हो जाती है। ठीक है, वो एक तरीके से वो भी बहुत महंगी हो जाती है, जो हेरिटेज है, जितनी पुरानी शराब होती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है, जितनी शराब पुरानी उतनी ज्यादा कीमत। आपको यकीन नहीं मानेंगे, भारत में क्या, भारत में ही कह लीजिए दुनिया में इतनी महंगी महंगी शराबें हैं कि एक शराब की बोतल से आप जो है एसयूवी क्या कहते हैं 500 खरीद सकते हो, जितनी कीमत एसयूवी 500 की होती है ना, उतनी कीमत एक बोतल की होती है। इतनी महंगी शराबें जो है दुनिया में मौजूद है, और इससे भी महंगी शराबें मौजूद हैं जिनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो दान को छोड़कर जो होती है वो सारे जो है शराब जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, विक्रय हो गया। स्प्रिट 2.17, ये भी याद रखना है, स्प्रिट की परिभाषा, स्प्रिट की परिभाषा जो है आपकी 2.17 में दी है। ग्रेट, ये याद रखेंगे आप, स्प्रिट की परिभाषा कितने में दे रखी है? 2.17 में। तो स्प्रिट से अभिप्रेत आशपन से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें मदसार हो, चाहे वो विकृत हो या नहीं, कुल मिला के लिख लीजिए, कोई भी मदिरा, कोई भी मदिरा जिसमें मदसार हो। स्प्रिट का अर्थ है कोई भी मदिरा जिसमें मदसार हो, चाहे वो किण्वित हो या ना हो, यानी कि किण्वित हो या अखंडवित हो, मतलब फर्मेंटेड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि नशा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्मेंटेड है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल इससे फर्क पड़ता है कि उसमें नशा है, मदसार है। तो कोई भी मदिरा जिसमें मदसार है वो जो है आपकी स्प्रिट के अंतर्गत आती है। सॉरी, मदसार हो चाहे विकृत हो या नहीं, अथवा नहीं, वही बात है, विकृत मतलब किण्वित कहते हैं, फर्मेंटेड कहते हैं, तो फर्मेंटेड हो या ना हो इसके अंतर्गत आती है। ऐसे ही 2.18 में जो है आपकी ताड़ी की परिभाषा दे रखी है, 2.18 में काय की दे रखी है? ताड़ी, ताड़ी की जो है आपकी परिभाषा दे रखी है। स्पिरिट की 17 में और ताड़ी की 18 में, ये भी याद रखना है। ताड़ी का ताड़ी से क्या है? ताड़ वृक्ष से खींचा गया रस, ताड़ वृक्ष से, सेम इसी जैसी परिभाषा है, बस ये वृक्ष से खींच रहे हैं, ताड़ वृक्ष से खींचा रस, चाहे इसमें भी वही है, ताड़ वृक्ष से जो रस खींचा जाता है वो इसके अंतर्गत आता है, चाहे वो फर्मेंटेड हो या ना हो। ठीक है, ऐसे ही जो है मदिरा स्पिरिट में भी जो है कोई भी मदिरा आती है, मदिरा चाहे वो जिसमें मददसार हो, चाहे वो फर्मेंटेड हो या ना हो, वो आपकी मदिरा कहलाती है। ठीक है, ताड़ वृक्ष का रस जो है ताड़ी कहलाता है, सीधी सीधी बात है। और ये लास्ट जो इसकी परिभाषा है 19, ये परिवहन की परिभाषा है। आप पढ़ चुके, पहले आयात पढ़ चुके, निर्यात पढ़ चुके, अब परिवहन। परिवहन क्या होता है? राज्य के भीतर, राज्य के भीतर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, राज्य के भीतर, बस इतना याद रखें। मदिरा को एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ले जाना परिवहन कहलाता है। कुल मिला के राज्य के भीतर आप जो है मदिरा को घुमा रहे हैं एक जिले से दूसरे जिले, तो वो परिवहन कहलाएगा, वो आयात निर्यात नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। ठीक है, आयात निर्यात तब कहलाएगा जब स्टेट से बाहर ले जाओगे, स्टेट से बाहर ले जाओगे तो फिर वो आयात
या मंगाओगे तो आयात, तो भेजोगे तो निर्यात कहलाएगा, ठीक है। और अगर स्टेट में ही घुमाओगे तो फिर वो जो है आपका, तो ये याद रखना है। बस ये परिभाषाएं आज इतनी, बाकी जो है अपन कल से देखेंगे देसी विदेशी मुद्रा और हेरिटेज मुद्रा क्या होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है, बाकी जो है मेजर एक्ट वाले में। आज के लिए इतना ही।